नमस्कार, मेरा नाम संजीव यादव है। आज हमारे साथ हैं ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह यादव जी। तो पहले तो अध्यक्ष जी आपका स्वागत है। इस बार मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद आप अपनी जो लंबे समय से मांग रख रहे थे, क्या उम्मीद है आपको, किस तरह से ये काम करेंगे? आदरणीय संजीव जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। 11 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली है। डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं ओबीसी महासभा परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहता हूँ। और ओबीसी वर्ग के मुख्यमंत्री बने हैं तो ओबीसी वर्ग की अपेक्षा भी बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग लगातार 5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं जातिगत जनगणना की, हम मांग कर रहे हैं मध्य प्रदेश में 54% हमारी हिस्सेदारी तय हो, हम मांग कर रहे हैं आरक्षण में प्रमोशन का मामला हो, बैकलॉग के जो 5 लाख पद खाली पड़े हैं उनका मामला हो, और कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, प्राइवेट सेक्टर, वित्तीय बजट में हमारी हिस्सेदारी तय हो देश के अंदर। ये हम मोदी जी से भी मांग कर चुके हैं, और इससे पहले सरकार में बैठे शिवराज सिंह चौहान जी को भी मांग कर चुके हैं। बीच में कमलनाथ जी की सरकार, उनको भी हम लोगों ने मांग करी थी, और सभी राजनीतिक दलों से हमने मांग की थी। तो हम चाहते हैं कि हम सामाजिक न्याय मिले हमको, संख्या ये इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में ओबीसी, SC, ST जो वर्ग के लोग रहते हैं, ज़्यादातर वो गरीब वर्ग से आते हैं, तो पिछली सरकारों ने उनके लिए कोई खास काम किया नहीं। इस बार क्या चाहते हैं आप, क्या काम होना चाहिए उनके लिए? हमारी मध्य प्रदेश का ओबीसी, SC, ST लगभग 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल निवास करती है, सही है बात। और सबसे ज़्यादा व्यवसाय हमारा ग्रामीण क्षेत्र में कृषि है, और गौपालन, भैंस बकरी का काम है। वो पिछड़ा वर्ग और SC, ST के लोगों के पास है ग्रामीण क्षेत्रों में। हमने 2 मांग करते हैं सरकार से। सबसे पहले तो ये सड़कों पे गाय माता घूम रही है और रोड के एक्सीडेंट हो रहे हैं। गांव में जो दूध का उत्पादन उसका दाम नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहली वक्त चूँकि मोहन यादव जी यादव वंश में जन्म उन्होंने लिया है, और चूँकि मोहन भी है, मोहन को गाय प्यारी होती है, तो हम आदरणीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश के हर तहसील स्तर पर दूध खरीदी केंद्र बने, और गांव-गांव सुबह मेट्रो रोड जाकर दूध खरीद कर लाए, जिससे किसानों के पास 2 पैसे की आमदनी हो। दूसरी मांग है, अभी छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी चालू करी थी भूपेश बघेल सरकार ने, तो ऐसी यहाँ पे 10 रुपये किलो में गोबर खरीदी चालू की जाए। मध्य प्रदेश में एक भी गाय या बैल या भैंस या कोई जानवर रोड पर नहीं मिलेगा। 10 रुपये किलो में गोबर खरीदी हर पंचायत स्तर पर खरीदी केंद्र चालू हो जाए। उस गोबर खाद से जैविक खाद बने, जिससे रासायनिक खाद पर लोग कम निर्भर रहेंगे, और प्रकृति भी बची रहेगी, लोग बीमारी से दूर रहेंगे, और घर में आमदनी आएगी, तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दूसरा, किसानों की फसलों का उचित दाम मिले, और कृषि का जो बीमा का सिस्टम है वो थोड़ा व्यवस्थित तरीके से हो जाए। ये मांग हम मुख्यमंत्री जी से करते हैं। उसका हमने आज पत्र भी लिखा है, आज मैं अभी मेल किया हूँ, और आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन गौ संवर्धन की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री जी के मैंने 2 पेज का पत्र लिखा है। उसमें सुझाव भी बताए हैं और लाभ भी बताए हैं, और किस प्रकार से हमारे SC, ST, OBC के 90% आबादी लाभान्वित होगी। ये पत्र मेल कर दिया अभी। संदेश भी सारा साथ में हमारी OBC की जो 32 सूत्री मांग है, जाति का जनगणना, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 70% का पेश फंसा है। अभी ये आपने जो किसानों के संबंध में लिखा है, इस तरह की योजना पिछली सरकार ने चलाई तो है, लेकिन वास्तविकता में वो पूरे काम नहीं हो पाए। देखिए, गौ संवर्धन, हाँ, सही बोला आपने, गौशालाएं बनी, गायों को रखने का काम भी किया गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सही नहीं हो पाया। देखिए, बीच में कमलनाथ की सरकार ने गौशाला बनाई थी, लेकिन उनको बजट नहीं आ पाया, पूरी गौशाला अस्त व्यस्त है। ये गौशाला हम लोग भी संचालित करते हैं, उसका हमको पूरी जानकारी है। फंड नहीं आ पाता, समय बजट नहीं है, गौशाला लगभग 90% गौशाला फेल है। गौशाला ना खोलकर गौ बैरण हर जिले में खोला जाए, मैंने इसमें उल्लेख किया है। एक जिले में गौ बैरण बनेगा, उसमें सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में, उसमें सारी व्यवस्था हो, उसको विधिवत उसमें कर्मचारी मिला के, गोबर खाद हो, उसमें दूध का उत्पादन हो, तो एक जगह सारी गौ इकट्ठी हो सकती है। और जमीनी स्तर पर इसमें क्या बहुत बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। बड़े बड़े लोग जो गौ संवर्धन में बैठे, गौ आयोगों में बैठे, उन्होंने करोड़ों रुपये हेराफेरी करी, जमीनी स्तर पर लाभ नहीं मिल पाया। हम चाहते हैं पारदर्शिता के साथ, मोहन जी को गाय प्यारी है, तो मोहन जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तो हम उनसे विशेष उम्मीद रखते हैं कि गौ संवर्धन पर विशेष प्रयास हो, जिससे किसानों को और युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों की स्थिति बदलेगी, और सड़कों पर एक्सीडेंट नहीं होंगे, और गौ माता व्यवस्थित हो पाएगी। हमारी मांग है। ये बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ रही है,
इसके लिए कुछ उम्मीद है, क्या करें सीएम, जो अपने क्षेत्र में नगर में देखा जाए तो कोई रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं। ये बात सही है। मध्य प्रदेश में लगभग 55 लाख पढ़े लिखे बेरोजगार युवा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रोजगार पंजीयन विभाग के ऑन साइट से आप ऑनलाइन देख सकते हैं। हम मध्य प्रदेश में चूंकि मुख्यमंत्री जी बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, पीएचडी किया है, और वो चूंकि एजुकेशन मिनिस्टर जी है, शिक्षा मंत्री में काम रखा है, तो हम चाहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम जमीनी स्तर पर हो, उनको बच्चों को पढ़े लिखे रोजगार है, उनको जैविक खाद के प्रोजेक्ट डलवाएं। हमारे जैसा सोलन जिले की आपने बात की, सोलन जिले में सबसे अच्छा उत्पादन सोयाबीन का होता है, सबसे अच्छा धान का उत्पादन, बेस्ट क्वालिटी की धान हो रही है, यहाँ कोई राइस मिल नहीं खुले। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ गेहूँ, सबसे सर्वाधिक गेहूँ है, यहाँ आटे के बड़े बड़े प्लांट लग जाएँ। हमारे क्षेत्र में मेथी बहुत अच्छी पैदा होती है इधर बंगाल चौराहा साइड में। तो मसाला बोर्ड बना गुना जिले में, हमारे जिले से लगा हुआ है, उसमें 50-55 करोड़ रुपए लगे थे 2013 में, 10 साल हो गए, उसका क्षेत्र को 1% लाभ नहीं मिल पा रहा है। उस मसाला बोर्ड से हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। फूड प्रोसेस इंडस्ट्री लग सकती है, जैसे गडकरी ने वहाँ लगवाई है नागपुर में, रामदेव बाबा पतंजलि जी मिलकर। ये सब प्रोजेक्ट हमारे जिले में लग जाए, बगल में बीना रिफाइनरी बहुत सारी इंडस्ट्री खुल गई हैं, तो हमारे जिले में बहुत बड़ा, यहाँ पे सबसे बेस्ट क्वालिटी की चंदेरी की A1 क्वालिटी की साड़ी है, 5672 का लगी हुई चंदेरी में। उस साड़ी को पूरे जिले में कम से कम खटका के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उसकी मार्केटिंग की जाए। चंदेरी साड़ी का करोड़ों का टर्नओवर है, और अगर सरकार फोकस कर दे तो पूरे जिले में लाखों करोड़ का टर्नओवर हो सकता है। तो एक तो चंदेरी साड़ी के माध्यम से रोजगार पैदा हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, राइस मिल खोले जा सकते हैं, और इस क्षेत्र में यहाँ पे भरपूर मात्रा में ये सोयाबीन का उत्पादन हो सकता है। तो यहाँ पे वो जो तेल सॉल्ट मिल होते हैं वो खोले जा सकते हैं, उससे रोजगार पैदा हो सकता है। ये हमारी मांग है मुख्यमंत्री जी को। हमने चूंकि सांसद जी को भी 2-3 बार पत्र लिखे, शिवराज सिंह जी को लिखे, और मोहन जी को भी करेंगे, और आपकी मीडिया ने सवाल उठाया है तो आपको भी धन्यवाद। आप भी प्रयास करिए, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, ये हमारा। ये तो रोजगार और इससे संबंधित बात हो गई जो सीएम के द्वारा किए जाएंगे। आप काफी लंबे समय से अपनी मांग कर रहे हैं, कहाँ तक आपको उसकी सफलता मिली और आगे किस तरह से आपका काम रहेगा? हम लोग 5 साल से काम कर रहे हैं, हम जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। पूरे देश में इस समय मुद्दा खड़ा हो चुका है जी, हम ओबीसी महासभा की लड़ाई का ही असर है, पूरे देश में जातिगत जनगणना बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। दूसरी, नीट में हम लोगों को 70% रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, नीट में हमारे बच्चे MBBS की सीटों में, अब देश में पूरे देश में नीट में 70% रिजर्वेशन लागू हो गया है, जो कि मध्य प्रदेश में पहले नहीं मिलता था। तीसरी हमारी सफलता, पंचायत में आरक्षण खत्म कर दिया था पंचायत चुनाव में, तब हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, तब 14% दोबारा आरक्षण हुआ। तीसरी हमारी जो जीत है। चौथी जीत है मध्य प्रदेश में, आज आप देखिए मजबूर हो गई भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया का सीएम की पद की रेस में नाम चल रहा था। हमारे गांव में कहावत है कि चकियां उड़ गई शादी से पहले, हल्दी चढ़े रह गए और फेरा दूसरे के साथ पड़ गए। ये ओबीसी महासभा के आंदोलन का असर है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो गई, पिछला बार का मुख्यमंत्री बनाया। और मध्य प्रदेश में अभी कल घटनाक्रम हुआ, रात को 8 बजे कमलनाथ जी को हटा के मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी ने पिछला वर्ग के जीतू पटवारी, जो कि पाटीदार कुर्मी समाज से आते हैं, उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी दी है। अब आने वाले 30, 35, 40 सालों तक ये मुद्दा छाया रहेगा ओबीसी का, पूरा देश में ओबीसी नेतृत्व करेगा, प्रधानमंत्री से लेकर निचले तबके का, ये आप जान के लीजिए। और इसमें कहीं ना कहीं हमारी ओबीसी महासभा के आंदोलन का 99% मैं इसमें योगदान कह सकता हूँ, क्योंकि मुद्दा खड़ा हम लोगों ने जमीनी स्तर पर संघर्ष करके किया है। आगे क्या प्लान रहेगा, अभी किस तरह से क्या काम और बात? अभी आपने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के इलेक्शन का रिजल्ट देखा, 5 राज्यों में चुनाव हुए, इन तीनों हिंदी भाषी राज्य हैं, उत्तर भारत से लगे हुए हैं। यहाँ पे बड़े स्तर पे सत्ता परिवर्तन की भयंकर लहर चल रही थी। मेरी 46 साल उम्र में ऐसा माहौल नहीं देखा था। पहली बार माहौल बना, लेकर ईवीएम के माध्यम से उन्होंने खेला करके और बेईमानी के द्वारा, और उसमें कई हमारे जो नेता भी थे कांग्रेस के, वो भी सब गड़बड़ करके, ऊपर वाले नेता, तो इन्होंने बेईमानी करके सत्ता परिवर्तन नहीं होने दिया। अब एक ही आंदोलन करना पड़ेगा देश में, उसके बाद सारे आंदोलन खत्म हो जाएंगे। बड़ा आंदोलन मांग रहा है इस समय देश, ईवीएम बैन होना चाहिए। चीन और जापान और अमेरिका में जब ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है, जहाँ से ईवीएम मशीन बन रही है वहाँ पे नहीं करवाया जा रहा है, तो फिर क्या लगता है आपको, क्यों ये ऐसा तरीका? बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। जापान से मशीन बन के आ रही है ईवीएम की, जापान में अभी भी बैलेट पेपर से ठकुआ वोट डाल रहे हैं। हम भी मांग करते हैं, हमको ईवीएम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ईवीएम बंद कर पूरे देश की जनता को मांग करना चाहिए कि हमें बैलेट पेपर से चुनाव कराना है, इसलिए हम लोग जन आंदोलन खड़ा करेंगे। और जो PDA का मिशन है,
पीडीएफ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी अखिलेश जी ने जो नारा दिया है, बिहार के नीतीश कुमार तेजस्वी ने दिया है, इंडिया का जो गठबंधन जो ऐलान करके जो कर रहा है, ईवीएम के खिलाफ पूरे देश के संगठन इकट्ठे हो रहे हैं और हम लोग भी जनवरी में दिल्ली जंतर मंतर में एक बड़ा आंदोलन करेंगे, देश की जनता को साथ मिलेगा। ये हमारी प्लानिंग है। लोकसभा, तो लोकसभा में आपका क्या भूमिका रहेगी, किस तरह से लोगों से वोट करने की अपील करेंगे, कुछ मांग रखेंगे? 2024 के जो लोकसभा चुनाव है तुम ईवीएम के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे। दूसरा, इंडिया गठबंधन में जो नीतीश कुमार तेजस्वी अखिलेश जी और जो जितने देश के नेता हैं जो भाजपा को हटाना चाहते हैं, जातिगत जनगणना हमारा मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर रहेगा, उसको हम लोग कैंपेन करेंगे। जो जातिगत जनगणना के घोषणा पत्र में मुद्दा शामिल करेगा, उस पार्टी को उस ऐलान के साथ हम लोग भी उनके साथ पूरा देश में आंदोलन साथ खड़ा करने के प्रयास करेंगे। ये जो आगामी दिनों में जो चुनाव होना है 24 वाले, तो इसमें बैलेट पेपर की उम्मीद है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाह रही बैलेट पेपर से चुनाव। बाकी देश के जितने राजनीतिक दल हैं, जितने सामाजिक संगठन, सब चाहते हैं कि ईवीएम बैन हो, बैलेट पेपर से पेपर हो। जब पूरे देश की जनता ही चाह रही है, सारे संगठन चाह रहे हैं कि ईवीएम बैन होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो कराना चाहिए। मोदी जी को भी सोचना चाहिए, अमित शाह जी को सोचना चाहिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी हमारी मांग है और भारत के निर्वाचन आयोग से मांग है। हम लोग चूंकि सोशल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, हम सामाजिक न्याय दिलाना चाहते हैं और हमको ईवीएम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए ईवीएम के खिलाफ पूरे देश की जनता सड़कों पे आएगी। वो बहुत बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर अभी ईवीएम के खिलाफ जनवरी से चालू होने वाला है। इसमें जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, एक बार इस अभियान से जुड़े और अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, देश की आने वाली पीढ़ियों को गुलामी से आजादी दिलाने के लिए इस आंदोलन से एक बार जुड़ जाए, बाकी सारे रास्ते अपने आप साफ हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।